Hello everyone. In last video we discussed about the comparison of 5 different classes of the fungi. ठीक है कि जो ये 5 different classes थी fungi की, that is the ओमाइसिस, जाइगोमाइसिस, ड्यूटोमाइसिस, एस्कोमाइसिस एंड द बेसिडोमाइसिस. उनके बीच में जो सिमिलरिटीज थे, जो डिफरेंसेस थे, वो हमने इन कैरेक्टर के रिस्पेक्ट में स्टडी कर लिए थे. हमने यहाँ पर कुछ कैरेक्टर लिखे थे साइड में, जिनको हमने 1 बाय 1 करके एक करके डील किया था, और लास्ट में जाके हमने एग्जांपल भी डील कर ली थी. ठीक है, अभी जो मोस्ट ऑफ द पॉइंट हैं वो यहाँ पर कवर हो चुके हैं. ठीक है, अब कुछ जो एक्स्ट्रा पॉइंट है जो कवर नहीं हो पाए थे इन टेबल के थ्रू, उनको हम एक्स्ट्रा स्टडी करते हैं. ऑलमोस्ट ओमाइसिस, जाइगोमाइसिस और ड्यूटोमाइसिस के एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पर हम डील कर चुके. ठीक है, अब जो बात आती है वो आती है एस्कोमाइसिस की. तो हम बात कर लेते हैं अबाउट द एस्कोमाइसिस. वैसे तो बहुत सारे कैरेक्टर हम उधर डील कर चुके हैं, फिर भी जो कैरेक्टर बच गए हैं उनको हम इधर डील करेंगे. ठीक है, हमने पढ़ा था कि एस्कोमाइसिस में जो माइसिलम है, दैट इज माइसिलम इज कैसे, दैट इज यूनिन्यूक्लिएट, यूनिन्यूक्लिएटेड है. और कैसा था, सेप्टेट था. सेप्टेट का मतलब उधर सेप्टा, वाल प्रेजेंट. ठीक है, जो इसमें अगर मैं सेप्टा की बात करूं तो पोर प्रेजेंट था, तो सिंपल पोर सेप्टा इधर प्रेजेंट था. इसकी खास बात थी जो हमने लास्ट में जाके पॉइंट डील किया था, इट हैव द फ्लोटिंग बॉडी. इसके अंदर फ्लोटिंग बॉडी प्रेजेंट थी, फ्लोटिंग बॉडी प्रेजेंट. बाकी के जो पॉइंट कवर हो चुके थे उनको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ. अभी जो पॉइंट डिटेल में हमें समझने हैं वो सिर्फ इधर डील करें. ठीक है, तो फ्लोटिंग बॉडी इधर क्या थी, प्रेजेंट थी, जो किसमें बनता है, ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान बनता है. इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट था, सोमेटोगेमी हो रही थी. अब इसके अगर मैं लाइफ साइकिल की बात करूं तो लाइफ साइकिल एक बार देख लेते हैं, तो जो जो पॉइंट है वो लगभग सारे कवर हो जाएंगे. ठीक है, सबसे पहले मैं बात कर देता हूं इधर कि 2 हाइफी हैं. कौन से हाइफी हो गए, ये प्राइमरी हाइफी हो गए जो ज्यादा टाइम के लिए थे, और बेसिडोमाइसिस में सेकेंडरी ज्यादा टाइम के लिए थे. ठीक है, तो यहां पर ये दोनों के दोनों हाइफी क्या कर गए, फ्यूज हो रहे हैं. तो हेयर बोथ हाइफी गेट फ्यूज, कॉन्टेक्ट में आ गए, एक एक न्यूक्लियस है दोनों के केस में. और इनकी जो कंडीशन है दैट इज द एन कंडीशन, हैप्लॉइड कंडीशन. ठीक है, इधर फ्यूज हो गए. उसके बाद में इनका जो बीच की वाल थी वो डिजोल हो गई. बीच की वाल तब डिजोल हो गई तो हमने उसके लिए टर्म यूज कर दी, दैट इज द प्लाज्मोगेमी. क्यों, क्योंकि जैसे ही वाल डिजोल होगी तो इनका साइटोप्लाज्म क्या हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा, मिक्सअप हो जाएगा. तो साइटोप्लाज्म का मिक्सअप होना, दैट इज नोन एज द प्लाज्मोगेमी. प्लाज्मोगेमी हो गई. प्लाज्मोगेमी होने के बाद में अभी जो इधर हाइफी बना है वो कुछ ऐसे बना है कि यहाँ पर 2 न्यूक्लियस एक साथ आ गए एक सेल में. तो इस टाइप की जो सेल होगी दैट इज नोन एज द डाइकैरियन, उसको हम डाइकैरियन बोलते हैं. ठीक है, अब जो ये डाइकैरियन जो हाइफी ऑफ जो सेल है, दैट विल, जहां पर ये डाइकैरियन सेल है उस सेल की आउटग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाती है. थोड़ी सी आउटवर्ड ऊपर की तरफ ग्रोथ करती है. यहाँ पर एक एक ही न्यूक्लियस रहेगा. यहाँ पर कितने न्यूक्लियस थे, 2 न्यूक्लियस थे, वो दोनों न्यूक्लियस किधर शिफ्ट कर जाएंगे, ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे. ठीक है, स्टार्टिंग में नीचे थे, मूव करके किधर हो गए, ऊपर की तरफ चले गए. तो यहाँ पर जो फाइनल जो हाइफी वो कुछ ऐसे दिखाई देगा. साइड की सेल में एक एक न्यूक्लियस एन कंडीशन, यहां पर दोनों के दोनों ऊपर चले गए. ठीक है, अभी एन न्यूक्लियस ये है एक मेल का हाइफी का और एक फीमेल हाइफी की, तो एन कंडीशन. अभी लास्ट में दोनों के दोनों न्यूक्लियस क्या करेंगे, फ्यूज हो जाएंगे. एंड फाइनली बोथ न्यूक्लियस गेट फ्यूज, दैट इज नोन एज द कैरियोगेमी. इसको हम बोल देंगे कैरियोगेमी. बेटा जो ये हाइफी ऊपर की तरफ ग्रो कर रही है, जो ऊपर की तरफ ग्रो कर गई है, दैट इज नोन एज द एस्कोजीनस हाइफी.
इसको हम क्या बोल देंगे, एस्कोजिनस हाइफी बोल देंगे, क्योंकि ये आगे चल के किसकी फॉर्मेशन करेगी, एस्कस की फॉर्मेशन करेगी, तो प्रोड्यूस एस्कस। ठीक है, तो इसलिए इस हाइफी को क्या बोला गया है, एस्कोजिनस हाइफी बोला गया। अभी क्या हो गई, कैरियोगेमी हो गई। कैरियोगेमी का मतलब, कैरियो का मतलब न्यूक्लियस और गेमी का मतलब फ्यूजन, यानी कि जो दोनों न्यूक्लियस हैं एन और एन, दे विल गेट द फ्यूज, ये आपस में जुड़ जाएंगे और जुड़ने के बाद कैसे दिखाई देंगे, यहां पर दोनों न्यूक्लियस जुड़ गए, तो यहां पर कंडीशन कैसे आ गई अभी, दैट इज डिप्लॉयड न्यूक्लियस आ गया, ट्विन न्यूक्लियस आ गए। ठीक है, देखिए स्टार्टिंग में ये हाइफी कैसी थी, एन नेचर की थी, शुरू से हम लेके चले थे एन, मैंने लिखा हुआ भी है, एक मेल हाइफी की तरह ट्रीट करते और एक फीमेल, दोनों कॉन्टेक्ट में आए, बीच की जो वाल थी वो डिजोल हो गई, फ्यूज हो गई, यहाँ पर प्लाज्मोगेमी हो गई, एन एन न्यूक्लियस आ गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, एक सेल में दो न्यूक्लियस है, दैट इज द डाइकैरियन कंडीशन आ गया, दिस वन इज द डाइकैरियन कंडीशन। ये फिर जहां पर डाइकैरियन कंडीशन थी वो सेल ऊपर की तरफ ग्रोथ कर गई, दैट इज नोन एज द एस्कोजिनस हाइफी। एस्कोजिनस हाइफी क्या बनाएगी, एस्कस बनाएगी, और यहाँ पर जो ये दो न्यूक्लियस थे, दे फाइनली गेट द फ्यूज, कैरियोगेमी में गई, कैरियोगेमी में जाने के बाद में न्यूक्लियस बन गया, दैट इज द डिप्लॉयड न्यूक्लियस दैट बन गया। अब जो ये डिप्लॉयड न्यूक्लियस है दैट अंडरगो द मियोसिस, किसमें गया ये, मियोसिस में, और आपको पता है कि जो मियोसिस है दैट इज द रिडक्शनल डिवीजन, उसको हम रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। रिडक्शनल डिवीजन में एक सेल कितनी सेल प्रोड्यूस करती है, 4, 1 सेल प्रोड्यूस 4 सेल, तो एक जो न्यूक्लियस है वो कितने न्यूक्लियस प्रोड्यूस करेगा, 4। तो यहां पर कंडीशन कैसे हो जाएगी, दैट इज द कुछ ऐसी दिखाई देगी, ये इसका बेस वाला पार्ट हो गया। अभी जो ऊपर था एस्कोजिनस हाइफी, वहां पर मियोसिस हुई है, तो कितने न्यूक्लियस की फॉर्मेशन हो गई, 1 2 3 4, ऐसे 4 यहां पर ये न्यूक्लियस की फॉर्मेशन हो गई है। आगे जाके स्पोर की फॉर्मेशन करेंगे, तो दे आर कलेक्टिवली नोन एज द एस्कोस्पोर, इनको मिक्सर में क्या बोल देंगे, एस्कोस्पोर बोल देंगे। क्लियर हुआ, और जो है इनकी प्लोडी दैट इज द एन, सभी की प्लोडी एन है, क्योंकि ये मियोसिस से बने, और यहाँ पर जो प्लोडी थी वो क्या थी, 2n, बट मियोसिस को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं, नोन एज द रिडक्शनल डिवीजन। तो क्रोमोसोम नंबर क्या हो गए, हाफ हो गए, और यहाँ पर फाइनली 4 एस्कोस्पोर की फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, अब जो ये स्पोर बनी है दे आर कंटिन्यूसली अंडरगोइंग द माइटोसिस, वो लगातार किस में जाएंगे, माइटोसिस में जाते हैं, अंडरगो माइटोसिस, लगातार किस में गए, माइटोसिस में गए। तब माइटोसिस में जाएंगे तो लगातार क्या होगा, वहां पर नंबर की फॉर्मेशन होगी, नंबर क्या होते जाएंगे, लगातार उधर बढ़ते हुए चले जाएंगे। देखिए इधर स्पोर के नंबर कितने हैं, 4 हैं, मिनिमम कितने होते हैं, 4, बट ये फिर से एक बार माइटोटिक डिवीजन करके 8 भी बना सकते हैं। तो एस्कोस्पोर का नंबर मिनिमम होता है 4 एंड मे बी 8 भी हो सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बेसिकली बनते 4, लेकिन माइटोसिस में जाएंगे तो 8 की फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। तो अगर ये 8 की फॉर्मेशन करेंगे, 8 एस्कोस्पोर बन गए, तो ये जो हमारी एस्कोजिनस हाइफी थी वो कुछ अब ऐसी दिखाई देगी, ये बेसल हाइफी, ये तो एक सेल की कंडीशन हो गई कि एक सेल से यहाँ पर ऐसे स्ट्रक्चर बन गई, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ऐसे 8 बन सकते हैं। ये तो एक सेल की कंडीशन है, हो सकता है इसी तरीके से यहाँ पर दूसरी सेल से भी ऐसे स्ट्रक्चर बन जाए। ये तो एक सेल की कंडीशन थी, ऐसी तो बहुत सारी सेल होंगी हाइफी के अंदर, तो जितने भी सेल के अंदर
ये प्रोसेस चलेगा, उन सभी से कुछ ऐसी स्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगी। और ये जो स्ट्रक्चर बनी है, जो एक स्ट्रक्चर है, दैट इज नोन एज द एस्कस। अब यहाँ पर देखिए छोटी छोटी टर्म्स है जो थोड़ी कंफ्यूज करने वाली है। तो दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज द एस्कस, इसको हम एस्कस बोलते हैं। ऊपर हमने बोला था कि जो एस्कोजीनस हाइफी था वो आगे चल के एस्कस की फॉर्मेशन करेगा या फिर एस्कस प्रोड्यूस करेगा। तो पहले तब यहाँ पर एक या दो न्यूक्लियस थे कैरियोगेमी से पहले, तो हमने इसको एस्कोजीनस हाइफी बोला था। बट जैसे ये फ्यूज कर गई और यहाँ पर नंबर ज्यादा हुआ 4 to 8, तभी उसको एस्कोजीनस हाइफी को हमने क्या बोल दिया है, एस्कस बोल दिया। तो यहाँ पर लिख दें दैट इज मॉडिफिकेशन ऑफ एस्कोजीनस हाइफी, एस्कोजीनस हाइफी की मॉडिफिकेशन। ठीक है, तो इधर कितने एस्कस आ गए, 3 एस्कस आ चुके। ठीक है, ये जो इनके अंदर स्पोर हैं, दीज स्पोर आर नोन एज द एस्कोस्पोर। ध्यान देना कि ये जो स्पोर है इधर, दीज आर द एस्कोस्पोर, दीज आर द एस्कोस्पोर। और ये जो एस्कोस्पोर कवर है इससे, दैट इज नोन एज द एस्कस। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही इनकी फॉर्मेशन होती है, एस्कस बनने लगते हैं, तो इनको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देने के लिए इन एक्सेस के बाहर, एस्कस के बाहर यहाँ पर माइसिलियम की कवरिंग आनी स्टार्ट होती है। ठीक है, इस तरीके से वो एक थिक कवरिंग बना देते हैं इधर, माइसिलियम की मॉडिफिकेशन। अब ये जो बना है यहाँ पर मॉडिफाइड होके, दैट इज नोन एज द एस्कोकार। इसको हम क्या बोलते हैं, एस्कोकार बोलते हैं। तो दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर, ये बाहर की माइसिलियम है, दीज आर द फंगल माइसिलियम। जो मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर बना रही है। बट ये जो पूरी की पूरी जो स्ट्रक्चर यहाँ पर जो डेवलप हुई है, दैट इज नोन द एस्कोकार, या फिर जिसको आप फ्रूटिंग बॉडी बोलते हैं। तो ये यहाँ पर लिख देता हूं मैं, दैट कंप्लीट स्ट्रक्चर नोन एज द एस्कोकार, दैट इज फ्रूटिंग बॉडी। तो हमने पढ़ा था कि एस्कोमाइसिस में फ्रूटिंग बॉडी बनती है। तो फ्रूटिंग बॉडी आपके सामने है कि कैसे ये बनी। तो देखिए यहाँ पर सबसे छोटी चीज हो गई दैट इज द एस्कोस्पोर, एस्कोस्पोर से फिर बड़ी हो गई एस्कस, एस्कस से बड़ी हो गई एस्कोकार, जिसको आप फ्रूटिंग बॉडी बोलते हो। जब कभी भी ये एस्कोकार ब्रेकडाउन होगा, अभी आगे के पार्ट करते हैं। अगर ये एस्कोकार ब्रेकडाउन होगा तो यहाँ पर स्पोर क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। एस्कोस्पोर इधर क्या हो गए, रिलीज हो गए। जैसे ये फ्लोटिंग बॉडी टूटेगी तो स्पोर क्या हो जाएंगे, लिबरेट हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। एंड दीज स्पोर आर नोन एज द एस्कोस्पोर। ये स्पोर कौन से, दीज आर द एस्कोस्पोर। इनकी प्लोइडी क्या दैट इज द एन, क्योंकि किससे बने थे, ये मियोसिस से बने थे। अभी जैसे इसको स्पोर बाहर आएंगे तो ये क्या करेंगे, जर्मिनेट करेंगे। स्पोर गेट जर्मिनेट आफ्टर रिलीजिंग। रिलीज होने के बाद में ये जर्मिनेट करेंगे, और जर्मिनेट करने के बाद में जो 50% स्पोर है वो मेल हाइफी की फॉर्मेशन कर देंगे, और 50% जो स्पोर है वो फीमेल हाइफी की फॉर्मेशन कर देंगे। तो 50% जो स्पोर है वो मेल हाइफी बनाएंगे, और जो 50% है वो फीमेल हाइफी की फॉर्मेशन करेंगे, और फिर से जर्मिनेट करके मेल और फीमेल हाइफी की फॉर्मेशन कर देंगे। तो एक तरीके से हम यहाँ पर देखें तो हमने पूरी की पूरी यहाँ पर एस्कोमाइसिस की लाइफ साइकिल को डील कर लिया कि उसमें कौन कौन सी फेजेज आएगी। एक बार मैं आपको एक कंप्लीट लाइफ साइकिल दिखा देता हूँ कि हमने इसमें क्या पढ़ा है। दिस वन इज द कंप्लीट, कि यहाँ पर हमने हाइफे से स्टार्ट करा था, हमने यहाँ पर हाइफे लिए थे, फ्यूज हो गया था, यहाँ पर डाइकेरियन कंडीशन आई थी, वहाँ पर एस्कोजिनस हाइफे डेवलप हो गई थी, फिर वहाँ पर ये जो 2 न्यूक्लियस थे एप्लॉइड वो फ्यूज हो गए थे, कैरियोगेमी कंडीशन 2 न्यूक्लियस की फॉर्मेशन हो गई थी। उसके बाद में ये अंडर चला गया था मियोसिस डिवीजन,
जिसको आप रिडक्शनल डिवीजन बोलते हो। एक सेल से 4 सेल बनते हैं, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। तो 1 न्यूक्लियस गिव द 4 न्यूक्लियस विद द हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, दैट इज द एन। और ये जो स्पोर बनेंगे दे आर नोन एज द एस्कोस्पोर। ए न्यूक्लियस के बाहर जो साइटोप्लाज्म है वो डिपॉजिट होता हुआ चला जाएगा। तो अभी ये स्पोर कहलाना स्टार्ट कर देते हैं। कम से कम कितने होंगे, 4 और 8 भी हो सकते हैं। उसके बाद में देखिएगा यहाँ पर हमने देखा था कि ये जो है वो माइटोटिक डिवीजन में चले जाते हैं और 4 से इवन 8 भी हो सकते हैं। ये तो एक एस्कोजिनस हाइफी थी, ऐसी दूसरी भी हो सकती है, तीसरी भी हो सकती है। तो यहाँ पर काफ़ी सारी एस्कोजिनस हाइफी थी, जिसको बाद में हमने क्या बोला था कि एस्कस की फॉर्मेशन कर देगी। तो एस्कस कंटेन द एस्कोस्पोर। बाहर माइसीलियम की थिक कवरिंग आ गई। अब इस पूरे स्ट्रक्चर को हमने क्या बोल दिया है, एस्कोकार्प बोल दिया। उसके बाद में जैसे ये कभी ब्रेकडाउन होगा तो ये स्पोर क्या हो जाएंगे, रिलीज होंगे। रिलीज होने के बाद में जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी, दिस स्पोर अगेन गेट द जर्मिनेट। ये फिर से क्या करेंगे, जर्मिनेट करेंगे। 50-50 के रेशियो में करेंगे। 50% गिव द मेल हाइफी एंड द 50% गिव द फीमेल हाइफी। तो दिस वन इज द कंप्लीट लाइफ साइकिल ऑफ द एस्कोमाइसिस कि उसकी लाइफ में कौन कौन सी फेजेस आती है। आई थिंक शायद आपको क्लियर होगा काफ़ी। तो ये हो गई यहाँ पर एस्कोमाइसिस की लाइफ साइकिल। अभी इसके जो फेमस एग्जाम्पल्स हैं वो हमें एक करके डील करते हैं। द फर्स्ट वन एग्जाम्पल इज द पेनिसिलियम। फर्स्ट वन एग्जाम्पल इज द पेनिसिलियम। वैसे हम कंपैरिजन टेबल में पढ़ चुके, लेकिन एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। दिस वन इज नोन एज द ब्लू और ग्रीन मोल्ड। इसका जो कलर है वो जनरली ग्रीन और इवन कभी कभी ये ब्लू शेड भी देनी स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, इसकी कुछ अलग अलग वैरायटी भी मिलती हैं जो अलग अलग काम में यूज ली जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि पेनिसिलिन नोनेटम, सॉरी नोटेनम, पेनिसिलिन नोनेटम, ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा डिस्कवर हुई थी, जिन्होंने इससे फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर करी थी, दैट इज द पेनिसिलिन। ठीक है, तो पेनिसिलिन यहाँ पे लिख देता हूं मैं, फर्स्ट एंटीबायोटिक गेट obtained by अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, और वो तब उन्होंने ये एंटीबायोटिक फाइंड आउट करी। तब वो किस बैक्टीरिया के ऊपर काम कर रहे थे, ये क्वेश्चन बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। तो ही वॉज वर्किंग ऑन दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया एक्चुअली में लैब में काम कर रहे थे। एक दिन सडनली वो जो कल्चर प्लेट होते हैं उनको साफ करे बिना जल्दी घर पे चले गए। तब उन्होंने 2-3 दिन के बाद में आके देखा तो वहाँ पर कुछ प्लेट पे ग्रीन स्ट्रक्चर ग्रो करी थी और जो बैक्टीरिया थे वो नहीं थे। तो वो समझ गए कि इस स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ ऐसा है जिन्होंने इस बैक्टीरिया की कॉलोनी को रिमूव आउट कर दिया। तो इसी तरीके से वहाँ पर फिर बाद में डिस्कवरी किसकी, पेनिसिलिन की डिस्कवरी। ठीक है, तो इसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था, जो एंटीबायोटिक है उसके लिए ना। उसके बाद में दूसरी वैरायटी का नाम है दैट इज पेनिसिलियम रोकीफोर्टी एंड पेनिसिलियम कम्बिफर्टाई। कम्बिफर्टाई FERT। ये जो दोनों की दोनों हैं वेराइटीज है पेनिसिलिन की, दे आर यूज टू मैन्युफैक्चर द चीज। पनीर को बनाने के लिए यूज करी जाती है। तो बोथ वेराइटीज आर यूज टू मेक चीज। पनीर बनाने के लिए इनका यूज होता है। ठीक है, और ये जो चीज होगा जनरली दे हैव द ग्रीन कलर सेट। कई बार पूछा जाता है कि किस पनीर का कलर ग्रीनिश कलर का होगा। तो जो भी पनीर पेनिसिलिन की सहायता से बनाया जाएगा उसका ग्रीन कलर होगा, क्योंकि हमने ऊपर भी देखा था आज उन्होंने द ग्रीन मोड। ठीक है, तो हैव
लाइट ग्रीन कलर साइड। पनीर बनाने के लिए फंजाई की सहायता से, इस पेनिसिलिन की सहायता से फर्मेंट करवाया जाता है। ठीक है, तो इसकी खास बात हो गई। और पेनिसिलिन के अंदर कोनिडिया स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है। दूसरा जो इसका फेमस मेंबर है दैट इज द एस्परजिलस। सेकेंड फेमस मेंबर इज द एस्परजिलस। एस्परजिलस इन्होंने द ब्लैक, ब्राउन और आल्सो नोन द ब्लैकी स्मोकी मोल्ड। ब्लैकी स्मोकी मोल्ड। ब्लैक कलर का होगा ये, ठीक है, ये फिर लाइट ब्राउन कलर का देते हैं। और इसके जो स्पोर है वो काफ़ी ज़्यादा नंबर में निकलते हैं, जो एक स्मोक धुएं की तरह अपीयरेंस देते हैं, तो इसलिए इसको ब्लैक स्मोकी मोल्ड भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसके फायदे क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ पर इसका यूज़ करा जाता है, कौन कौन सी वेराइटीज़ है, वो हम यहाँ पर देख लेंगे एक बार। तो इसकी वेराइटीज़ में आ जाते हैं सबसे पहले अबाउट दैट इज एस्परजिलस प्रोलिफेरेंस। ये इसकी जो वैरायटी है दैट इज एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग वेराइटीज। इससे एंटीबायोटिक मिलती है दैट इज द प्रोलिफेरिन। ठीक है, प्रोलिफेरिन एंटीबायोटिक, इससे प्रोलिफेरिन एंटीबायोटिक मिलेगी। दूसरा है एस्परजिलस फ्यूमिगेटस। जो दूसरी वैरायटी है एस्परजिलस फ्यूमिगेटस दैट कॉज मैनी डिजीज इन द ह्यूमन एंड द कैटल। कॉज डिजीज इन ह्यूमन एंड कैटल। ठीक है, अगर डिजीज का नेम देखना चाहो तो यहाँ पर एग्जांपल आ जाएगी कि कौन सी डिजीज हो रही है, दैट इज एस्परगिलियसिस। ठीक है, दिस वन इज द डिजीज। इसी तरीके से है एक एस्परजिलस फ्लेवसस, जो फोडर जो फोडर है या फिर जो वालनट है, आलमंड वगैरह, उसके ऊपर ग्रो करते हुए टॉक्सिक देती है दैट इज द अल्फा टॉक्सिन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द कंपटीशन एग्जाम, दैट इज अल्फा फ्लेवर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ग्रो ऑन स्टोर्ड फूड लाइक ग्राउंडनट, कैशनट, टेटिस, दूसरी चीजों पे ग्रो करती है। एंड सीक्रेट टॉक्सिक, और एक जहर, एक टॉक्सिक रिलीज करती है, इट्स नेम इज द अल्फा टॉक्सिन। जो टॉक्सिन है दैट्स नेम इज द अल्फा टॉक्सिन। और ये जो अल्फा टॉक्सिन है दैट इज द कार्सिनोजेनिक इन नेचर। दिस अल्फा टॉक्सिन इज कार्सिनोजेनिक इन नेचर, यानी कि कैंसर करने वाली है। किस चीज का कैंसर करती है? कोज लीवर कैंसर, लीवर का कैंसर करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द एस्परजिलस नाइजर। दैट इज नोन एज द वीड ऑफ लेबोरेटरी। वीड का मतलब वो जो अनवांटेड ग्रो कर जाए। तो इसके स्पोर लैब में जहां पर भी टच में आते हैं वहां पर ब्लैकिश कलर की फंजाई ग्रो करना स्टार्ट कर देती है। तो जैसे फील्ड के अंदर वीड बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्रो करती है, सेम एज इट इज ये भी लैब के अंदर, वर्किंग लैब में बहुत ज़्यादा तेजी से स्प्रेड हो जाती है। तो इसलिए इसको वीड ऑफ लेबोरेटरी भी
बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द थर्ड वन टाइप, दैट इज क्लेविकेप्स। थर्ड वन इज द क्लेविकेप्स। क्लेविकेप्स जो है एक डिजीज कोज करती है, कोज अर्गट ऑफ बाजरा, अर्गट डिजीज ऑफ बाजरा, ठीक है। बाजरा बोल दे फिर आप मिल्ट बोल दे, बात एक ही रहेगी, ठीक है। तो उसके ऊपर ग्रीनिश कलर की जो शेड आने लगती है वो होती है, जो क्लेविकेप्स परप्यूसिया की वजह से होती है, ठीक है। फोर्थ मेंबर इज द मोरकिला। जो मोरकिला है दैट इज एडिबल फंगस। एडिबल फंगस है, काफी ज्यादा डिलीशियस नेचर की होती है और इसको जापान में यूज करा जाता है, ठीक है। तो यूज इन जापान, जापान में इसको यूज करा जाता है एज ए फूड मैटर। उसके अलावा नेक्स्ट वन दैट इज द न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा को हम रेड और पिंक मोल्ड भी बोलते हैं, उन्होंने द रेड और पिंक मोल्ड। इसके जो कलर है वो लाइट पिंकिश कलर का होता है, डेंसली ग्रो करती है तो ये रेड कलर की शेड भी दे देती है। दिस वन आल्सो नोन एज द ड्रोसोफिला ऑफ द प्लांट किंगडम, आल्सो नोन एज ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। तो जिस तरीके से जेनेटिक्स में ड्रोसोफिला के ऊपर काफी ज्यादा काम करा जाता है, उसी तरीके से प्लांट किंगडम में काफी ज्यादा काम करा जाता है, इस न्यूरोस्पोरा के ऊपर काम करा जाता है। दैट्स व्हाई इट इज द ड्रोसोफिला ऑफ द प्लांट किंगडम। लास्ट मेंबर जो यूनिसेलुलर है लेकिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, दैट इज ईस्ट। काफी कुछ इसके बारे में जानते हैं। दिस वन इज द यूनिसेलुलर फंजाई। एक सेल की है, यूनिसेलुलर है ये। इसके अलावा यहाँ पर जो माइसिलियम स्ट्रक्चर वो क्या होगी, एब्सेंट होगी। माइसिलियम स्ट्रक्चर एब्सेंट। बट अगर इसको शुगर सॉल्यूशन में रख दिया जाए, ठीक है, अगर मान लो इसको एक सॉल्यूशन शुगर सॉल्यूशन में रख दिया जाए, ये शुगर सॉल्यूशन है और यहाँ पर हमने ईस्ट के एक सेल को रख दिया, तो वो लगातार रिपीटेड बडिंग के अंदर जाएगी और अब यहाँ पर एक चेन या फिर माइसिलियम की जैसे स्ट्रक्चर दे सकती है, अदरवाइज नहीं तो नहीं देगी, ठीक है। तो दिस वन इज द सूडो माइसिलियम। क्या ये रियल माइसिलियम है? नहीं है, बट माइसिलियम की जैसी स्ट्रक्चर देगी अगर उसको आप शुगर सॉल्यूशन में रख दोगे तो। दिस वन इज द शुगर सॉल्यूशन, ठीक है। तो सूडो माइसिलियम फॉर्म ड्यू टू रिपीटेड बडिंग, रिपीटेड बडिंग से वो बना है, तो इसलिए वो ट्रू माइसिलियम नहीं, ठीक है। यहाँ पर इसकी दो वेराइटीज है, कौन कौन सी है? द वन इज द सैक्रोमाइसिस, सैक्रोमाइसिस, एंड द सेकंड वन इज द एच आएगा, सेकंड वन इज द दैट इज साइजोसैक्रोमाइसिस, साइजोसैक्रोमाइसिस, ठीक है। ये दोनों की दोनों क्या हैं? ईस्ट की ही वैरायटीज है, फिर ईस्ट के ही टाइप, ठीक है। अब कहाँ कहाँ पर ईस्ट का यूज करा जाता है, किस किस जगह पर ईस्ट का यूज होगा वो हम यहाँ पर देखना। तो मेनली जो ईस्ट का काम होता है दैट इज मेनली यूज फॉर द फर्मेंटेशन। तो ईस्ट इज मेनली यूज फॉर फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन करने के लिए इसका यूज करा जाता है। तो इसके फर्मेंटेशन से हम कौन कौन सी चीज बना सकते हैं मेन, वो हमें देखनी है। तो जो सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी है, इसका मतलब दैट इज द सैक्रोमाइसिस, सेरिवेसी, सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी इज मेनली यूज्ड टू मेक द एल्कोहल, ठीक है, टू मेक एल्कोहल। जो बियर वगैरह है
लो परसेंटेज एल्कोहल जो 13% से कम की है उसको बनाने के लिए इसका यूज होता है, ठीक है। इसके अलावा इसको बेकिंग इंडस्ट्री में भी यूज करते हैं, आल्सो इन बेकिंग इंडस्ट्री। बेकिंग का मतलब जहाँ पर केक वगैरह या फिर खमन वगैरह उठाने के लिए यूज करते हैं, फर्मेंटेशन करवाने के लिए यूज करते हैं, फूड आर्टिकल के लिए, तो वहाँ पर है। तो जो ईस्ट है दैट इज यूज एज द बेकर एंड द बेवरेज मटेरियल, ठीक है। इसके अलावा जो ईस्ट है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी also produce vitamin B12 that is riboflavin विटामिन देगा। ईस्ट को हम बेकर एंड बेवरेज इंडस्ट्री में यूज करते हैं। आई थिंक शायद क्लियर होगा। तो ये था रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एस्कोमाइसिस, जिसमें हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया है कि कहाँ कहाँ पर इसका यूज होगा। तो आई थिंक शायद आपको एस्कोमाइसिस क्लास और फंजाई अच्छे से क्लियर होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द बेसिडोमाइसिस, जो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें हम मशरूम एग्रीकस के लाइफ साइकिल के बारे में बात करेंगे, उसमें कौन कौन सी फेजेज आती है उनकी बात करेंगे। क्लैम्प कनेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आई होप शायद आपको एस्कोमाइसिस अच्छे से क्लियर है। तो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द बेसिडोमाइसिस। थैंक यू सो मच।